तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी मैं जिनको इनवाइट करने जा रहा हूं, आज एक ऐसे मुकाम पर खड़े हैं जिनके एग्जाम्पल, जिनकी ट्रेनिंग, जिनकी एजुकेशन, now he is really fantastic. Ladies and gentlemen, I am going to invite a person who is our upline, who is our mentor. अगर वो नहीं होते तो शायद हम लोग कोई भी नहीं होते. So presenting the most sensible, ever dynamic, ever dedicated, our upline Mr. Dhimant Kapadia on the stage. नमस्कार। तो मैं धीमंत कापड़िया, मैं सभी का स्वागत करता हूं इस सक्सेस सेमिनार में। वेलकम। दोस्तों, इस बिजनेस में मुझे पता नहीं था कि इतना भार उठाना पड़ेगा, इतना वजन, इतना सम्मान, इतना रिस्पेक्ट, इतना आदर, इतना प्यार सिर्फ और सिर्फ मोदी केयर में मिलता है। और यही स्टेज, यही भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। आप में से यस खुद के लिए तालियां बजा सकते हैं। आज का दिन अमूल्य होने वाला है। मैं सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं बोलने वाला। आज के दिन आप अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने वाले हैं। ला सकते हैं नहीं कह रहा हूँ, लाने वाले हैं कह रहा हूँ। ये मेरा निर्णय है और आप मेरी बात सुनेंगे तो आप खुद यहाँ पे जब बाहर जाएंगे और खड़े होंगे तो वो इंसान नहीं होंगे जो इस वक्त यहाँ पर बैठे हैं। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, क्योंकि जो मेरी ज़िंदगी में हुआ, क्यों नहीं आपकी ज़िंदगी में हो। मेरे साथ जो हुआ मैंने सोचा नहीं था, मेरे साथ वो यकीन नहीं था। कितना सोचा था और कितना हो गया, वही भविष्य आपके लिए। अगर मैं कर सका तो आप भी कर पाएंगे। तो चलो इस सफलता की कहानी को शुरू करते हैं। कुछ साल पहले जब मैं जॉब करता था, मेरा थोड़ा परिचय कर देता हूँ। मैं मुंबई में रहता हूँ, इंजीनियरिंग किया, सपने उससे भी बड़े थे, इसलिए MBA किया एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से। उसके बाद गोदरेज एंड बॉयस में 5 साल जॉब किया और उस जॉब के दरमियान मुझे एहसास होने लगा था, जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं था, काफ़ी कंफर्टेबल जॉब था। थोड़ा सा बता देता हूँ गोदरेज एंड बॉयस के बारे में। उनका फैक्ट्री पुराना है, उनका कैपेसिटी 150% यूज़ होता है और डिमांड बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ी हो गई है। इस परिस्थिति में मार्केटिंग वाला और क्या काम कर सकता है, क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा है, सप्लाई हो ही नहीं सकता। तो मेरा काम बहुत कंफर्टेबल काम था, काम में मुझे तकलीफ नहीं थी।
लेकिन मुझे तकलीफ इस बात की थी कि रोज सुबह 9:15 बजे ऑफिस जाकर मास्टर पे साइन करना पड़ता था रोज। हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं, निर्णायक पल आते हैं, और उस समय अगर हम जागरूक होते हैं और सही निर्णय लेते हैं तो जिंदगी बन जाती है। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। हमारी पहली डॉटर हेता जब 2.5 महीने की थी और एक दिन मैं जॉब के लिए निकल रहा था, थोड़ा सा समय था, मैंने सोचा चलो उसके साथ खेल लूँ। तो खेलने लगा और उसने मेरी उंगली पकड़ ली। अब मेरा टाइम हो रहा है, ये उंगली छोड़ नहीं रही है, मैं खींच रहा हूँ, ये और टाइट पकड़ रही है, उसे मेरे से खेलना है, मेरा हाथ छोड़ नहीं रही है और मुझे काम पे जाना है। मैं बच्चे को क्या बताऊँ? मैंने ज़बरदस्ती वो उंगली खींच ली। लेकिन उस दिन यूँ सोच लो मेरे लिए मौत के बराबर एक्सपीरियंस था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि क्या फ़ायदा इंजीनियरिंग और MBA करके जब मैं उस नौकरी का गुलाम होके जी रहा हूँ। उस दिन मैंने मेरी डिग्री के ऊपर एक और डिग्री लगा दी, इंजीनियर MBA गुलाम। मैं नौकरी का गुलाम हूँ। मैंने वहाँ से मेरा सफ़र शुरू किया। मैंने सोचा कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ज़िंदगी भर नौकरी, पैसा कमाने के लिए ऐसी दुनिया नहीं चाहिए। लेकिन नहीं वाला स्टेटमेंट काम में नहीं आता है। मुझे क्या चाहिए वो व्याख्या करनी पड़ी मुझे। तो मुझे क्या चाहिए मैं सोचते सोचते थोड़ा समय गया, लेकिन एक समय आया जब मैंने ये निर्णय लिया कि जब मेरा 45th बर्थडे होगा, उस समय मेरा उम्र था 36 ईयर्स, 45th बर्थडे होगा ना, उस दिन मैं केक काटने के बाद काम नहीं करूँगा। मतलब लोग आमतौर पे 60 साल की उम्र तक काम करते हैं। मैंने सोचा कि ऐसा काम करूँगा आने वाले कुछ सालों में कि मैं 45 ईयर्स के बाद रिटायर हो जाऊँगा। उस समय मोदी केयर जैसी कोई चीज़ हमको पता भी नहीं थी। मोदी केयर की शुरुआत भी नहीं हुई थी, मेरे सामने तो नहीं आया था। 96 में मोदी केयर की स्थापना हुई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था। तो मैंने एक दिन नौकरी से यूं ही इस्तीफा दे दिया, रिजाइन करके घर पे आ गया। घर वाले परेशान कि कर क्या रहे हो, इतनी अच्छी नौकरी, अब क्या करोगे? मैंने कहा मैं सोचूंगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा टारगेट ये है। फिर उनको पसंद तो नहीं आया, लेकिन मैंने शेयर बाजार में काम करना शुरू किया, और जिस फील्ड में उतरता हूँ उस फील्ड में मेरा निर्णय होता है कि मैं बहुत अच्छा काम करूँगा। इसलिए मैंने क्या किया, उसकी बहुत अच्छी स्टडी की, टॉप लेवल की एनालिसिस सीखा, और परफेक्ट कह सकते हो इतना बढ़िया मेरा प्रेडिक्शन हुआ करता था। मैं बोलता हूँ तो मार्केट में ऐसा काम होता है, और मेरी वजह से लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए। फिर मैंने सोचा कि मैं भी क्यों नहीं करके मैंने खुद शेयर बाजार में बाइंग, सेलिंग, ट्रेडिंग करना शुरू किया। ओवर कॉन्फिडेंस था, और ओवर कॉन्फिडेंस का जवाब मिलता है। पता है मुझे क्या जवाब मिला? 1997-98 में 22 लाख रुपए की नुकसानी, लॉस, और मेरे पास पैसे थे नहीं देने के। जो था वो दे दिया, फिर भी 16 लाख का कर्जा मेरे सर पे खड़ा था। अब मैं नौकरी नहीं कर सकता, न मैं कोई बिजनेस कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। और मेरी मम्मी ने उस समय मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया। मम्मी ने कहा गंदा किया है उसे साफ करो, लेकिन तुम्हारा जो टारगेट है 45 इयर्स में रिटायर होना, वो जो तुम्हारा सपना है, उसको कभी भी छोड़ना मत, उसको पकड़ के रखना। उस समय मैंने जिंदगी के कुछ लेसन सीखे कि वो टारगेट छोड़ देना, वो ड्रीम छोड़ देना आसान था। मैं ये कर सकता था कि लोगों को कह सकता था मैं पैसे नहीं दे सकता, वैसे भी शेयर बाजार का पैसा है, मना करना आसान है, और चुपचाप कोई नौकरी कर लेता या छोटा मोटा बिजनेस कर लेता तो ज़िंदगी कट जाती। लेकिन मैं मेरी तलाश को कंटिन्यू किए। करीब 100 से ज़्यादा लोगों से बात की होगी, 100 तो मुझे ध्यान है। इतने लोगों से मैंने प्रश्न पूछे कि बताइए ऐसा कोई तरीका है कि अभी 1998 चल रहा है और 2005 में मुझे रिटायर होना है, मेरे पास 7 इयर्स है, कोई तरीका है तो बताओ। मेरे पास इन्वेस्टमेंट का पैसा नहीं है, लेकिन मुझे उस समय मैं कह रहा था मुझे बहुत बड़ी इनकम पर मंथ चाहिए। 1998 में 1.5 लाख रुपया होगा तो मुझे चलेगा। नौकरी में उस समय पॉसिबल ही नहीं था,
कौन मुझे देगा इतना पैसा। तो समय जा रहा था, मैं कैसे भी गुजारा कर लिया करता था। उतने में मेरे एक दोस्त जिसको ये पता था मेरे बारे में, उसने फ़ोन किया और उसने ये बताया हिंदुस्तान में एक नया बिजनेस शुरू हुआ है जिसमें आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, आपको पार्ट टाइम देंगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप कमिटमेंट से काम करेंगे तो ये मुमकिन है कि आप बहुत जल्द फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे और टाइम फ्रीडम भी पाओगे। ऐसा एक बिजनेस शुरू हुआ है और उस समय किसी को ट्रेनिंग नहीं थी, तो उसने पूरा बिजनेस मुझे टेलीफोन के ऊपर समझाया। बात कुछ अच्छी लगी थी, उसने कहा था कि मीटिंग के लिए आना। मैंने बोला कि ओके, निर्णय तो मेरा हो चुका है कि अगर ऐसा कोई तरीका है जिसमें मल्टीपल लेवल्स से आप कमा सकते हो और मल्टीपल इनकम्स कर सकते हो और रिटायर हो सकते हो, तो मैं ये ज़रूर करूँगा। हाँ, मैं जाके चेक ज़रूर करूँगा कि उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है, पहले मैं वो चेक कर लूँगा। दूसरे दिन मैं बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए गया और वहाँ पर ऐसे बैठा था, बोलो मैं MBA इंजीनियर शेयर मार्केट का एनालिस्ट हूँ, तुम्हारे पास क्या है तुम बताओ। और धीरे धीरे बिजनेस प्रेजेंटेशन होते होते मुझे समझ में आया कि ऐसा तो कभी सुना ही नहीं है। क्या ये मुमकिन है कि इंसान अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा कमाए? क्या ये मुमकिन है कि इंसान अपनी मेहनत से ज़्यादा कमाए? क्या ये मुमकिन है कि इन्वेस्टमेंट न के बराबर हो लेकिन इनकम की कोई लिमिट ना हो? क्या ये मुमकिन है कि मेरे पास स्किल्स हो या ना हो, मैं फिर भी यहाँ से सफलता पा सकता हूँ? हाँ, अगर ये मुमकिन है तो ज़िंदगी कैसी होगी उसकी कल्पना मेरी वहीं पे शुरू हो गई। रात को घर गया, मेरी वाइफ रश्मि से मैंने शेयर किया कि मैंने एक बिजनेस देखा है और सही बिजनेस है। दोनों दूसरे दिन वापस बिजनेस देखने के लिए गए, दोनों ने बिजनेस देखा, निर्णय लिया और उस रात हम सो नहीं पाए थे, क्योंकि 100% बिलीफ के साथ बिजनेस देखा और उसके बाद कल्पना किया कि ये हम इस रास्ते पे चलेंगे और कहाँ तक जा सकते हैं, उसका दृश्य देखा। उस समय हम देख रहे थे कि पूरा हिंदुस्तान फाइनेंशियली फ्री हो सकता है, आज़ादी हो सकती है हर हिंदुस्तानी के लिए अगर ये बिजनेस हम करेंगे तो। काम करना शुरू किया, लेकिन चैलेंजेस काफ़ी थे। सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मोदी केयर बिजनेस में शुरुआत में बहुत कम पैसे मिलते थे, खास करके उस ज़माने में। आज ऐसा नहीं है, आज आप पहले ही महीने में 20-25 हज़ार भी कमा सकते हो, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, नहीं पता भी था कि कैसे करना। मेरा सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हमारी 2 बच्चियाँ थी, दोनों स्कूल में जाती थी, उसकी फ़ीस भरना, घर का खर्चा करना, और मेरे पास इनकम नहीं थी। क्या करता? तो मैंने सीनियर से पूछा, उन्होंने कहा कि सर कम से कम 1 साल तो लगेगा कि आप थोड़ी छोटी मोटी बचत कर सकते हो। तो घर चलाने के लिए मुझे प्रबंध करना पड़ा। मैंने मेरे पिताजी से बात की, उनको रिक्वेस्ट किया कि पिताजी प्लीज़ आप पापा मुझे 6 महीने का प्रोविज़न कर दो, मेरा घर चले। मेरी वाइफ से रिक्वेस्ट किया तो मुझे पता है कि छोटी मोटी बचत करके रखी है, 6 महीना निभा लो। 12 महीने का समय बोरो किया और 12 महीने के मेरे पास सिर्फ 12 महीने थे। उस 12 महीने में मुझे ये साबित करना था कि मैं कुछ और करूं, जितना कमा सकूं उससे ज़्यादा मोदी केयर से कमा सकता हूं। वहाँ से एक बंधन लेकर मैंने बिजनेस करना शुरू किया। अगर मैं नहीं कर पाता तो मुझे शायद कोई छोटा मोटा काम करना पड़ता। चलो अच्छी बात है, शुरुआत हुई, लेकिन एक और चैलेंज थी। वो कर्जदार लोग जिसको मुझे 16 लाख रुपए चुकाने थे, सब आते थे मेरे घर। कोई फ़ोन करता है, और उस समय ना टेलीफोन में वो आईडी नहीं हुआ करते थे, तो किसने फ़ोन किया पता नहीं चलता था। फ़ोन उठाऊं और मोदी केयर वाला कॉल हो तो एक्साइटमेंट से गुड मॉर्निंग बोलते, और अगर कोई पैसा मांग रहा है तो ऐसे बात करनी होती है, और मुझे पता ही नहीं चल रहा है क्या करें। तो मेरा एक था, ये जो चैलेंज आ रहा है ना, कर्जदार लोगों को जाके उनको क्या भी करके उनको बोलना है कि प्लीज़ आप मुझे फ़ोन मत करो। तो मैं हर एक के घर गया और घर जाके उनको बोला उनको कि देखो सर, मैं आपको 1 साल तक 1 पाई नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं आपको पूरे पैसे चौंका दूंगा। मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ मुझे कॉल ना करें। हाँ, एक तो पैसा देना है और ये रिक्वेस्ट करे कॉल ना करे, तो बहुत डर लगता था ये बोलते हुए कि वो क्या करेंगे पता नहीं।
है ना, मार भी सकते थे, लेकिन मेरी ईमानदारी मैंने सामने रखी। मैंने कहा बात सच है, आप मुझे कॉल करोगे तो मेरा माइंड नेगेटिव होगा, मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा, मैं जो बिजनेस कर रहा हूं उसको ढंग से कर नहीं पाऊंगा, इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, वैसे भी मैं आपको 1 साल तक कुछ नहीं दूंगा। तो भगवान का शुक्र है वो समझे, उन्होंने फ़ोन करना बंद किया और अब मैंने बिजनेस करना ज़ोरों से शुरू किया। उस समय कुछ 6-8 प्रोडक्ट हुआ करते थे, कैसे करना क्या करना जो थोड़ा बहुत समझ में आता था उसी के ज़रिए किया करते थे। मुंबई में ऑफिस जस्ट शुरू हुई थी, बिलिंग मैनुअल थी और प्रोडक्ट लेने के लिए हमको 15 दिन वेट करना पड़ता था और कुरियर सर्विस थी ही नहीं, हमको जाके प्रोडक्ट को लेकर आना है बांद्रा से। तो मैं छोटा सा दृश्य बताता हूँ कि क्या चैलेंज का सामना करना पड़ा था। उस समय रजिस्ट्रेशन के लिए 2000 रुपये की किट हुआ करती थी, तो मैं 25 किट उठाता था। 50,000 रुपया कहाँ से आया था आज भी मुझे याद नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने क्या अरेंजमेंट किया था, लेकिन मुझे ये याद है बोरीवली से बांद्रा जाना, वहाँ से 2 रिक्शा के अंदर 25 किट डालना, अकेले वापस आना, 2 रिक्शा खाली करना, नीचे लिफ्ट तक किट्स उतारना और फिर उसको लिफ्ट में 2 माले पे चढ़ाना। और ज़्यादातर मेरा बिजनेस हुआ करता था पूना में। तो दूसरे दिन मुझे पूना जाना है, अकेले 25 किट उतारनी है, एक रिक्शा में नहीं आएगी, 2 रिक्शा बुलाओ, 25 किट डालो। एक आदमी 2 रिक्शा को लेके जा रहा है बस स्टैंड तक, 2 रिक्शा में से किट उतारना, बस के पीछे 25 किट अकेले डालना, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। बस वाला चार्ज करता था, कुल मिला के एक किट का 50 रुपया लगता था वो टाइम पे। और उसके बाद पूना उतर के 25 किट उतारना, 2 रिक्शा लेना, उसमें वो किट्स डालने, फिर जहाँ पर मीटिंग हो रही है वहाँ पर वो किट्स लेकर जाना। अब 25 किट पड़ी है, उसको उठा के ऊपर फ्लोर पे लेकर जाना, तब कुछ किट्स नीचे पड़ी है। और दोस्तों किट्स की चोरी होती थी और इतनी तकलीफ होती थी उस टाइम पे, क्योंकि मैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था और कोई मुझे वो 50 रुपया जो खर्चा होता था ना वो देता नहीं था। पर उस समय मेरा जो निर्णय था वो मुझे काम में आया। हालात इतने बुरे थे लेकिन मेरा इरादा बहुत मजबूत था कि एक डिसीजन कैसे लिया जाता है और जब आप वो डिसीजन लेते हैं तो कैसे परिणाम आते हैं, आज वो हम देखेंगे। तो मेरा वो डिसीजन था, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि क्योंकि मेरा ये डिसीजन था, मैंने पूना के लोगों से जिस तरह से बात की ना, मैंने उनको कहा देखो मैं आपके पास सिर्फ 2 या 3 महीने आऊँगा, संडे टू संडे आऊँगा, आपको बिजनेस सीख लेना है, उसके बाद मीटिंग्स में आपके लिए लूँगा नहीं। तो वो रेडी हो गए और संडे की मीटिंग्स वे लेने लगे और मैं फिर पूना जाता था, लेकिन थर्सडे जाता था तो बिज़नेस एक्सपांड होने लगा। मुंबई में बिज़नेस एक्सपांड होने लगा। मेरा पहला चेक कुछ 100-150 रुपये का था और मेरा पहला टेलीफोन बिल जो पोस्ट से आता था वो 3000 रुपये का था। तो पिताजी ने वो बिल मेरे सामने रखा, ये देखो ये टेलीफोन का बिल आया। मैंने खोल के देखा, 3000 रुपीज़ का बिल है। मैं सोफा पे खड़े रह के कूद रहा हूँ, नाच रहा हूँ खुशी खुशी, 3000 का बिल आया, 3000 का बिल आया, बहुत खुश हो गया मैं। पिताजी बोलते पागल हो गया, एक तो ऐसा फालतू बिजनेस कर रहा है जिसमें 3000 का टेलीफोन बिल है, पूना आना जाना होता है, खर्चा 150 रुपये का चेक आता है और अभी तो खुश हो रहा है। मैंने कहा हाँ मैं खुश हूँ। क्यों? मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि मेरे अपलाइन ने बताया कि जितना ज़्यादा टेलीफोन का बिल उतना बड़ा तुम्हारा चेक होगा। अच्छा है, पता है पिताजी ने ये नहीं बोला कि ये टेलीफोन का बिल भरेगा कौन, तुम्हारे पिताजी, क्योंकि हमारा अग्रीमेंट था कि उनको ही पे करना है। और क्योंकि मैंने उनके साथ जिस तरीके से बात करके रखी थी, इसीलिए उन्होंने वो बिल्स पे किए। 6 महीने उन्होंने संभाला, 6 महीने मेरी वाइफ ने संभाला, लेकिन मैं बिजनेस के लिए टूट पड़ा था और इतनी ज़ोरों से काम करना पड़ा था क्योंकि पीछे रॉकेट जैसी आग लगी हुई थी। अगर मैं 12 महीने में वो सक्सेस हासिल नहीं करूँगा तो मुझे वापस कोई पुराना वाला संघर्ष वाला काम करना पड़ेगा और मैं नहीं चाहता था। कौन चाहता है संघर्ष? मैं नहीं चाहता था। तो ज़ोरों से काम किया, 12 महीने में वो रिजल्ट भी आया। मोदी केयर की तरफ से पहली फॉरेन ट्रिप मिली। उस फॉरेन ट्रिप में मेरा कैमरा काम नहीं कर रहा था, फिर भी मैं कैमरा लेकर गया, सबको दिखा रहा था, देखो। सोच रहा था कि शायद उस क्लाइमेट में ठीक हो जाए, लेकिन कैमरा काम नहीं किया। दूसरी फॉरेन ट्रिप मिली,
अगले साल दूसरे साल तक में थोड़े से पैसे आए थे, मैं धीरे धीरे लोगों को पैसा चुकाता गया और एक सुंदर सा 35,000 का हैंडी कैम खरीदा और वहाँ से मैं शूटिंग कर रहा था। बहुत अच्छा लगा। और ये ट्रिप थी तीसरे साल की स्विट्ज़रलैंड में। तो जब स्विट्ज़रलैंड की ट्रिप ख़त्म होकर वापस आए और लोगों को वीडियोज़ और फोटोग्राफ दिखाए, तब जाके लोग माने कि कुछ कर रहा हूँ मैं। क्योंकि पहली फॉरेन ट्रिप आने के बाद भी, क्योंकि मेरे कुछ ठिकाने नहीं थे, कुछ नए कपड़े खरीदता नहीं था मैं, शादी में जाता था तो गिफ्ट छोटी सी दे देता था, कोने में खड़ा रहता था कि कोई पूछ लेगा कि क्या चल रहा है, और मेरी हालात ख़राब थे। तो पहला साल इतना बुरा हुआ कि जब सिंगापुर की पहली फॉरेन ट्रिप मिली ना, वापस आया तो लोग कहने लगे, अच्छा वो साबुन के बिजनेस में तुम्हें लकी डिप में कुछ टिकट मिली क्या, ऐसी बात कर रहे थे। लोगों को समझ में नहीं आता था कि मोदी केयर से फॉरेन ट्रिप काम करके मिलती है। दूसरे साल मिली, अरे वाह बहुत अच्छा है। तीसरे साल फॉरेन ट्रिप मिली तो एक मेरी मौसी है जिसके घर में 2 फ्रिज है, उन्होंने मुझे बुलाया, बोलता है मेरे बेटे को बच्चा हुआ है, 6ठा दिन है, नाम रख रहे हैं, तुम भी आना, और बेटे वो कैमरा ज़रूर लेकर आना। मैंने बोला आहा, अब सोसाइटी में थोड़ा थोड़ा रिकग्निशन मिलना शुरू हो रहा है। बजा लो। ये आप जो ताली बजा रहे हो ना, मेरे लिए नहीं बजा रहे हो, आपको भी ऐसा सम्मान चाहिए। वो जो आपकी मौसी, आपके काका जो अकड़ के चलते होंगे, जिनका बड़ा घर होगा और आपको इस तरह से बात करते हैं ना कि वो प्लीज़ एक कैमरा लेकर आना, तो जो खुशी मिलती है ना, वो पल आज भी मुझे याद है। इसी तरह से बहुत पल मिले दोस्तों इस बिजनेस में। मेरे पिताजी ने मुझे कम से कम 11 बिजनेसेस बताए होंगे, बेटे ये करना छोड़ दे, ये कर ले, देखो ये अच्छा है, देखो ये बिजनेस अच्छा है, ऐसा करो वैसा करो, जल्दी पैसे मिलेंगे, तुरंत काम चलेगा, क्यों वेट करना है। क्योंकि पिताजी को ये बिजनेस समझ में नहीं आता था। 5 साल पहले मेरे पिताजी की डेथ हुई प्रोस्टेट कैंसर से, तो मैंने उनको काफ़ी थैंक यू कह दिया था कि आपने मुझे संभाल लिया, मेरी इनकम बढ़ती गई। और हुआ ऐसे कि उनके डेथ के 12 महीने के समय में 14 टाइम्स उनका हॉस्पिटलाइजेशन हुआ। तब तक मेरी काफ़ी सक्सेस मिल चुकी थी मोदी केयर से। हर बार जब वो हॉस्पिटल में होते थे, मैं उनके साइड पे हमेशा होता था, हर बार पूरा समय उनको दिया, हर सिचुएशन को हैंडल किया। लास्ट में डॉक्टर ने बोला कि अभी आप घर जाइए, तो घर में भी मुझे करीब 12-15 दिन मिले थे। क्या किया पता है, पूरा समय उनको दिया, क्योंकि मोदी केयर से पैसा आ रहा था। फुल टाइम पिताजी के साथ, गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक उनके साथ बातें करना, उनको समझना, उनको सुनना, छोटी छोटी बातें, अच्छी बातें, फालतू बातें, हर बात करते थे। उनके वो बोल रहे थे उनके यंग बचपन के दिन, कुछ दोस्तों के नाम लिए, मैंने उनको बिना बताए उन दोस्तों को फ़ोन किया और उनको बुला लिया। आप कल्पना करो, मेरे पिताजी के 30-40 साल पुराने दोस्त हमारे घर आए और पिताजी को मिले, और इन्होंने जो अपनी दोस्ती हमारे सामने रखी, पता चला कि एक ज़माने में ऐसे भी दोस्त हुआ करते थे। मेरे पिताजी को कितना सुकून मिला होगा। एक दिन ऐसा आया जब उन्होंने अपनी बात खोलकर बताई मुझे, बोले बेटे पता है, मैं तुम्हारी ओर से बहुत चिंतित था। 16 लाख का कर्जा जो मैंने उस वक्त चुका दिया था, और कमाई खास कुछ है नहीं, तुम तो बहुत ज़िद्दी हो, पता नहीं क्या होगा, ये कंपनी भी नई है, अगर कुछ हो गया और नहीं इनकम हुई तो तुम्हारा क्या होगा, इस बात से मुझे चिंता है। जब उनकी डेथ हुई तो हमारी इनकम करीब 3-3.5 लाख रुपया हुआ करती थी। उन्होंने ये कहा कि आज तुम मेरे सामने बैठे हो, मैं देख रहा हूँ कि हर महीने तुम्हें चेक आ रहे हैं, अब मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक सुकून के साथ, एक यकीन के साथ जा रहा हूँ कि तुम्हारा परिवार और तुम्हारी आने वाली सारी पीढ़ियाँ 100% सुरक्षित है। मैं इस सुकून के साथ जा रहा हूँ। आप सोच लीजिए, अगर बिजनेस करना है तो किस घड़ी के लिए करना है। ऐसी घड़ी किसी को नसीब नहीं होती। उनके लास्ट समय तक मैं उनके साथ था, बल्कि उनके दोस्त आए थे
उसके दूसरे दिन वो चल बसे और मैं उनके बिल्कुल बगल में था, उनको हाथ पकड़ के उनके साथ रहा। और इस बात से मैं इमोशनल तो हो जाता हूँ, लेकिन खुशी भी इस बात की है कि मैंने अपना बेस्ट समय उनको दिया जिन्होंने मेरी ज़िंदगी बनाई है। मोदी केयर एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको पैसे बहुत सारे भी मिलते हैं और समय की आज़ादी भी मिलती है। मेरा जो निर्णय था ना कि मुझे 45 इयर्स में रिटायर होना है, वो 2005 की बात है। बर्थडे केक काटा। मेरी 2005 की इनकम थी करीब 1.25 लाख रुपए। उस समय बहुत अच्छी इनकम थी वो, और मेरा कोई इनकम से इतना अटैचमेंट नहीं था। ऐसा नहीं था कि मुझे बहुत पैसे कमाने, मुझे क्या करना था, मुझे समय की आज़ादी चाहिए थी और ड्रीम बहुत क्लियर था, 45 इयर्स के बाद काम नहीं करना। तो 45th बर्थडे केक कटिंग हो रही है, केक कटिंग हो गया, सब लोगों ने तमाशा किया। मैंने बोला सुनो सुनो सुनो, एक अनाउंसमेंट है, मैं आज के बाद काम नहीं करूँगा, मैं आज़ाद हो गया हूँ, ये डिक्लेयर कर दिया। आज मुझे लगता है कि नहीं उस मैंने वो किया, वो गलत किया, लेकिन उस समय वही मेरा ड्रीम था। तो मैंने क्या किया, 2005 से लेके 2011 एंड तक मेरा जो समय था वो मैंने पिताजी को दिया, मैंने बच्चों को दिया, मेरी वाइफ को दिया, मेरे स्पोर्ट्स को दिया जो मुझे पसंद है। चेस खेलता हूँ, बहुत बुक रीडिंग करता हूँ, बच्चों का हर ओपन हाउस अटेंड किया, उनके हर फंक्शन, उनके हर कंपटीशन, उनके दोस्तों को मिला, उनके दोस्त के पेरेंट्स के प्रॉब्लम सॉल्व किए। मेरे पास टाइम ही टाइम था जो करना चाहे। ऐसी 6 साल की ज़िंदगी जब मैंने काटी, जिस वक्त काफ़ी सारा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड किया पैसा दे दे के। फॉर एग्जांपल स्टीफन कॉवी का सेमिनार अटेंड किया, 35,000 रुपया फीस थी उसकी। 6 साल यंग एज में, 45 इयर्स की एज में आलीशान समय बिताया। और उसके बाद कंपनी ने हमें वापस बुलाया। कंपनी ने कहा कि हम कुछ नया कर रहे हैं, अगस्त 2011 में आके देखो, कुछ प्लान नया बना रहे हैं। तो हम जाके देखे, बोले वाह ये तो कुछ अद्भुत है। बैंगलोर में हमारा वर्कशॉप हुआ था, तो गए वहाँ पर, देखा कि यार ये तो है। फिर कंपनी ने पूछा कि आपको क्या लगता है यहाँ से क्या हो सकता है। तो मैंने कहा कि यहाँ से कोई भी ना 2 साल के अंदर मर्सिडीज़ ले सकता है, तो आप क्या करोगे। मतलब मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन रश्मि मेरी वाइफ बहुत एक्साइट हो गई, हाँ यार मुझे भी मर्सिडीज़ चाहिए। अब हम दोनों साथ में ज़िंदगी बिता रहे हैं, हर चीज़ एक साथ कर रहे हैं। तो मेरी वाइफ का जो ड्रीम है वो मेरा ड्रीम है। मैंने बोला चलो इसके लिए काम करते हैं। 1.5 साल के अंदर ऑडी खरीदा। पिछली साल का एक मोमेंट है जो मुझे आपके साथ शेयर करना है। जनवरी में हमारी बड़ी बेटी जिसकी मैं बात कर रहा था, उसका एंगेजमेंट हुआ और नवंबर में उसकी शादी हुई, 21 नवंबर को। इस दरमियान, इस समय के बीच में शादी की तैयारी करनी थी और हमको ऐसा लगा कि घर का रिनोवेशन भी करना ज़रूरी है, वो एक्सटेंड करना, दीवारें चेंज करना, गिराना वगैरह। तो वो काम भी शुरू कर दिया। मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट ने एक कमेंट किया, देखो इन पलों के लिए ये बिज़नेस को करना है। उन्होंने क्या कहा, मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट कहने लगे, इतने साल की सर्विस मैंने देखी, आज तक मैं किसी भी लड़की जिसकी शादी हो रही है उसके फैमिली में, उसके पिताजी के पास से मैंने ऐसा दृश्य नहीं देखा है कि वो 3 दिन का डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान कर रहे हैं, भरपूर एंजॉय करने वाले हैं, उसकी प्रेपरेशन कर रहे हैं, और उसके पहले का समय वो घर का इंटीरियर ज़ोरों से ले रहे हैं। यानी करीब 6 महीने ये और 4 महीने ये, कुछ टाइम क्लैश हो रहा है। तो इतना काम मैं वहाँ पर कर रहा हूँ और फिर भी पैसे आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं। So decide which moments will make you most happy। आपकी ज़िंदगी में ऐसे कौन से पल चाहिए आपको जो आपको खुशी देंगे। आज के दिन सोच लो, मैंने आपको बहुत सारे स्टोरीज बताई, आप डिसाइड करो कि आपको कौन सा परिस्थिति, कौन सा मोमेंट, कौन सी घड़ी आपको असली खुशी देगी और उस चीज़ को विजुअलाइज करें। चाहिए तो नोटबुक में एंट्री करें और उसके बाद उसके लिए ज़िंदगी आप समर्पित कर सकते हैं। ये मेरे पहली गाड़ी जो है वो मेरे पिताजी ने खरीदी थी, फिएट थी सेकेंड हैंड। और जब वो घर में लोग आते थे पैसा दो, जो कर्जा था तो मांगने के लिए आते थे, वो नीचे कंपाउंड में जाकर इस गाड़ी को देखते थे
और इसका अनुमान लगाते थे, एस्टिमेट करीब 20,000 रुपया होता था। और वो पूछते थे किसके नाम की है, तो मैं बोलता था मेरे पिताजी की है। तो वो बोलते जाने दो, ये लोग को कुछ दे नहीं सकते, वो लोग समझ में आ जाता था कुछ है नहीं। वहाँ से शुरुआत की थी, इसी गाड़ी से मैंने ड्राइविंग सीखी। उसके बाद मोदी केयर से एक सेकेंड हैंड फिएट खरीदी करीब 2003 के आसपास, जब बहुत सारा पैसा चुका दिया था। बाय द वे 2005 में सारा कर्जा चुका दिया और 2006 में मरीना, टाटा इंडिगो मरीना खरीदी। ये हमारी तीसरी फैमिली की तीसरी गाड़ी हुई और हमारी दूसरी गाड़ी। और उसके बाद आई 2013 में ये ऑडी। इस तरह से कंपनी का सम्मान मिला, रिकॉग्निशन हुई, कंपनी ने बहुत ज़ोरों से इस कार का स्वागत किया। और फिर एक और ड्रीम किया था, ये ड्रीम मैंने उसी वक्त किया था जब बिज़नेस की शुरुआत की थी 2000 में, कि 2006 में 2005 तक कर्जा चुका देंगे, 2006 में ऐसा कोई घर खरीदेंगे। पता है कैसा घर खरीदा? 9 कमरे वाला घर मुंबई में खरीदा, जिसका हॉल का एक कोना ऐसा दिखता है। ये मेरे पिताजी। और ये हॉल खत्म नहीं होता है। मुंबई में ना एरिया की बहुत कमी होती है, बहुत छोटे छोटे घर होते हैं, काफ़ी महंगा होता है। तो ये पूरा घर नहीं है। अभी इस साइड पे टीवी यूनिट है और इस साइड पे चेयर जो आप देख रहे हो वो डाइनिंग चेयर शुरू होती है और ये है वो डाइनिंग एरिया जो इस साइड से फोटो लिया है हॉल के। ये हमारा हॉल। जैसा डिज़ाइन सोचा था वैसे ही डिज़ाइन का घर बनाया। पहले डाइनिंग चेयर खरीदी, फिर आर्किटेक्ट को बोला कि ऐसा ही सोफ़ा डिज़ाइन करो, ऐसी ही सीलिंग डिज़ाइन करो, ऐसे ही दरवाजे डिज़ाइन करो, मुझे मेरा घर इस तरीके का राजमहल जैसा चाहिए। तो वहाँ से पूरी डिज़ाइन ख़त्म की और ये घर बनाया। मोदी केयर ने इस तरह से हार फूल फेंक कर जब सम्मान किया, तब वो काफ़ी नई नई चीज़ें थी। आज बहुत सफलता है, उस समय नहीं थी। तो समाज में लोगों ने ये देखा। आप देख सकते हो हमारे साथ सुरेखा जी खास मुंबई आई थी जब ऑडी खरीदा था और ये सम्मान मिला था तब। इनको जानते हो? क्या लगता है? नहीं, झूठ नहीं बोलूँगा। ये वैक्स स्टेच्यू है, मैडम टुसैड, लंदन। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है, आज तक हमने 25 कंट्रीज मोदी केयर से घूम कर आए। जब शुरुआत की थी तो लगता था हाँ यार पैसे बहुत कमाएंगे, लोगों को अमीर बनाएंगे, ऐसा सोचा था। फिर जब फॉरेन ट्रिप पहली हुई तो पता चला अरे मोदी केयर से फॉरेन ट्रिप इस तरह से मिलती है। तब डिसीजन लिया था कि हर साल एक फॉरेन ट्रिप लेंगे। आज पता है पोजीशन क्या है? इस साल में 4 फॉरेन ट्रिप्स, 2 हो चुकी है, थाईलैंड और मॉस्को हो चुका है और दुबई और लंदन बाकी है। 4 एक साल में 4 फॉरेन ट्रिप और 3 लोकल ट्रिप्स मोदी केयर से। सोचा नहीं था ये होता है। इनको जानते हो? श्री के मोदी जी, समीर मोदी जी के डैडी। और हम क्रूज पे गए थे, बहुत बड़ी शिप पे गए थे जो इस अगले साल की ट्रिप है, वैसी ट्रिप में। और के मोदी जी, आप कल्पना कीजिए हमारे दादा की उम्र के हैं, रात को 3 साढ़े 3 बजे तक वो हमारे साथ रहते थे। चेयर्स, हम डेक में ओपन जगह पे चेयर्स अरेंज करके बैठते थे और वो अपनी बचपन की कहानियां हमें सुनाते थे। 60,000 करोड़ के मालिक बच्चे की तरह ट्रीट करते हमको। इनको तो आप जानते ही हैं, हमारे गॉडफादर मिस्टर समीर मोदी। इनका हाथ हमारे कंधे पे आ गया, जिंदगी बन गई। आवर नेक्स्ट ड्रीम कार, इस कार के अंदर फ्रिज होगा, कॉफ़ी मेकर होगा। मैं बाकी तो मुझे ज़रूरत नहीं है, कॉफ़ी तक ठीक है। मिनी थिएटर होगा, मसाज चेयर्स होंगी, इस तरह की वो कार होगी, शॉफर ड्रिवन कार होगी। और ये साउंड सिस्टम होगा, पूरा अरेंजमेंट गाड़ी में अभी से ड्रीम करके रखा है। फॉरेन ट्रिप्स के बहुत सारे पिक्चर्स इकट्ठा किए, यहाँ पे नहीं दिखाए, लेकिन आने अभी दुबई हमारी पहली है, ऑस्ट्रेलिया तो ऑलरेडी हो चुका, सिडनी। इस तरह से हर जगह पे घूमेंगे, ऐसा ड्रीम बुक बनाया है, एक ड्रीम फाइल फोल्डर बनाया है। उस फोल्डर में करीब 113 ड्रीम्स हैं, उसमें से करीब 80 जितने तो पूरे हो चुके हैं।
और एक ड्रीम, आवर कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी मेक्स अस वन ऑफ द टॉप 5 लीडर्स ऑफ मोदी केयर। समाज में आप कंट्रीब्यूशन करते हैं, दूसरों का भला करते हैं, तो मोदी केयर की तरफ से ये फल मिलता है। वी विल बाय अ न्यू प्रॉपर्टी दिस ईयर, इस साल एक नई प्रॉपर्टी बाय करेंगे और उसके बाद हर साल एक नई प्रॉपर्टी बाय करेंगे बिना पुरानी बेचे। ये होगा, ये मेरा ड्रीम बेडरूम, उसकी बालकनी है, बाहर टेरेस है, ये रिसेप्शन रूम है, ये तैयारी रखी है हमारे पोतों के लिए, जब वो आएंगे तो इसमें ये उनके लिए कमरा। ये मंदिर है, ये मेरा वार्डरोब है, ये खुद का पर्सनल जिम, ये अलग टीवी रूम, डिस्टर्बेंस नहीं, डिस्कशन एक साथ नहीं, डिस्कशन अलग, टीवी रूम अलग। ये किचन, बॉम्बे में इतना बड़ा किचन, यहाँ पर देखे बहुत बड़े बड़े किचन, लेकिन ऐसा किचन पाना, यानी लोग बोलते कि क्या बात कर रहे हो। ये रॉयल डाइनिंग एरिया जहाँ पर 8 चेयर्स हैं, और जब आप आएंगे हमारे पास तो इस तरह का एक प्रोफेशनल कुक होगा, एक शेफ़ होगा, और इतनी सारी वैरायटी का खाना उस डाइनिंग हॉल में बनेगा। ये है पर्सनल स्विमिंग पूल, ये व्यू है और पर्सनल गार्डन है, और एक वेकेशन घर। मैंने कहा ना हर साल एक प्रॉपर्टी तो चाहिए ना, अलग अलग लोकेशन पे अपना खुद का घर। और इसके बाद 2025 में ये मेरा अल्टीमेट, कह सकते हैं अल्टीमेट ड्रीम, क्या पता है, मोदी केयर कॉलोनी। आप सभी यहाँ पे घर लेंगे, एक साथ रहेंगे हम लोग। मोदी केयर में मुमकिन है वसुधैव कुटुंब, हम सब एक साथ मिलकर जिएंगे, एक परिवार। कैसा रहेगा दोस्तों? ऐसा कहते हैं कि अपने खून के रिश्ते भी, अपने रिश्ते शायद ना हो, लेकिन जब दिल से दिल मिल जाए तो वो रिश्ते परमानेंट होते हैं, कायम के होते हैं। ये है वो रिश्ता। हाँ, ये एक और ड्रीम है मेरा, आप पढ़ लो, मुझे बहुत शर्म आती है। What we think, we create। जो हम सोचते हैं वो क्रिएट करते हैं, और मेरी पूरी जिंदगी का इतिहास यही कहता है कि जो कुछ भी सोचा वही किया और वही पाया। What we feel, we attract। यानी हम जो महसूस करते हैं, अगर हम दुख महसूस करते हैं ना, घृणा महसूस करते हैं, तो दुख और घृणा को अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप सुख अनुभव करेंगे तो सुख को अट्रैक्ट करेंगे, ये कुदरत का नियम है। सो हम जो इमेजिन करते हैं, जो कल्पना करते हैं और लगातार करते रहते हैं, वही हम बन जाते हैं। मुझे बड़ा गर्व है कि मैं, ऊपर वाले की दया हो सकती है, उन्होंने मुझे क्या दृष्टि दी कि मैंने ये देखा। मेरे सामने अपॉर्चुनिटीज़ बहुत थी, अलग अलग कंपनीज मेरे पास आकर कहती थी कि चलो हमारे साथ आ जाओ, लेकिन उस समय जब शुरुआत में मोदी केयर की जस्ट एक हल्की सी बारीक सी शुरुआत थी, मुझे याद है कि मैंने समीर जी से डिस्कस किया था कि सर मेरे ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, क्या आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे? उन्होंने कहा बिल्कुल फ़िक्र मत करो, मेरे भी सपने बहुत बड़े हैं, हमारा रिश्ता हमेशा का होगा, ये उन्होंने कहा था। मेरी तकदीर सोच लो, टच वुड, क्या पता नहीं कि मैंने उनकी बात पे 100% भरोसा किया और मैं डगमगाया नहीं, और एक ही बिजनेस इतने सालों से करता आया जिसका फल आज ये मिल रहा है। तो बस यही है मेरी कहानी। मैंने मेरी कहानी आपके साथ इसलिए शेयर की क्योंकि अक्सर हम कतराते हैं, डरते हैं बड़ा सोचने से, लेकिन मोदी केयर ने हमें सिखाया बड़ा सोचना क्या होता है। मोदी केयर ने ये सिखाया कि उस बड़े सोच को पूरा कैसे किया जाए। और हर बार मैं कम पढ़ता हूँ, हर बार आप भी कम पढ़ते हैं। जितना इस बिजनेस को समझ पाएंगे उतना ही सोच पाएंगे कितना बड़ा पाना है, लेकिन ये बिजनेस उससे भी बड़ा है। अक्सर उल्टा होता है, जितना सोचते हो उसे कम मिलता है। ये एक ही ऐसा बिजनेस है कि आप जितना सोचते हो उससे बड़ा पाते हो।
दैट इज बॉडी केयर। तो अगर आप आज यहां पर आए हो, इस दृश्य को अपनी जिंदगी में उतारो, निर्णय लो कि आपको आपकी दुनिया कैसी चाहिए। यह आपका पहला स्टेप है, और उसके बाद हम आगे देखेंगे कि उसको कैसे पूरा करना है। धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।